Hi everyone, welcome back to my channel Study with Himanshi. So, continuing with our Lakshmikant polity series, we are going to discuss a very important topic, emergency provisions in this video. Now, emergency provisions जो हैं ये आपके पार्ट 18th जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें प्रोवाइडेड हैं और आर्टिकल 352 से लेकर और 360 तक सर्टेन प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल्स के थ्रू प्रोवाइडेड हैं रिलेटेड टू द इमरजेंसी. नाउ वाई दीज इमरजेंसी प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड, बेसिकली इनका मोटिव क्या है? तो इनका मोटिव यही है कि टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, हमारी कंट्री की सोवरेनिटी को सेफगार्ड करने के लिए, यूनिटी को, इंटेग्रिटी को और सिक्योरिटी को कंट्री के सेफगार्ड करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हैं. नाउ दे आर ऑल्सो दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन अगर आती है कंट्री में तो वो उसको इफेक्टिवली फेस कर सकें. ठीक है. नाउ वी हैव 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं इसको, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा. देन देर इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी. नाउ नेशनल इमरजेंसी से जो रिलेटेड आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 352 स्पेसिफिकली. सो 352 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. देन आर्टिकल 356 जो है वो स्पेसिफिकली रिलेटेड है टू दी स्टेट इमरजेंसी और दी प्रेसिडेंट रूल. देन फाइनेंशियल इमरजेंसी से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो है आर्टिकल 360. तो ये आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए कि कौन सा आर्टिकल कौन से टाइप की इमरजेंसी से रिलेटेड है. नाउ लेट्स बिगिन विद दी फर्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी, दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में इसके बारे में प्रोविजंस हैं, जैसे कि मैंने अभी ये बताया आपको. तो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट. जब भी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या कोई पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ थ्रेटन्ड बाय वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन. आई होप आपको समझ आया होगा कि नेशनल इमरजेंसी तब प्रोक्लेम की जाती है, तब लगाई जाती है जब कंट्री की कोई सिक्योरिटी अंडर थ्रेट है या पार्ट, एक सपोज इंडिया में कोई नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट समझ लो, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देयर आर सम सिक्योरिटी थ्रेट्स. ठीक है. तो उस एक स्पेसिफिक पार्ट में भी कंट्री के नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है. तो ऐसा नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी नाम है तो कि मतलब पूरी कंट्री में ही लगेगी. आप पूरी इंडिया में भी नेशनल इमरजेंसी एक टाइम पे लगा सकते हो. ऑल्सो जब एक पार्ट ऑफ कंट्री इज थ्रेटेंड, देयर ऑल्सो यू कैन अप्लाई द नेशनल इमरजेंसी. अब 2 कंडीशन है. ठीक है. या तो थ्रेट किस वजह से हो, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, या फिर दूसरा ग्राउंड है आर्म रेबिलियन की वजह से. ना वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन तो हो गया आपका एक्सटर्नल इमरजेंसी, क्योंकि ये बाहर से आ रही है, बाहर की कंट्री ने हम पे वॉर डिक्लेयर कर दिया. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, चाइना है, अगर ये हम पे वॉर डिक्लेयर करते हैं तो ये होगा एक्सटर्नल इमरजेंसी. ठीक है. ग्राउंड्स कौन से होंगे? एक्सटर्नल इमरजेंसी. और अगर हमारी कंट्री में इंटरनल इमरजेंसी कब कहेंगे हम? जब हमारी कंट्री में ही कोई थ्रेट है, जैसे माओइस्ट ग्रुप हैं, वो हमारी कंट्री का ही पार्ट है. ठीक है. तो वो अगर कुछ करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचता है, तो उस ग्राउंड पे हम इंटरनल इमरजेंसी के ग्राउंड उसको कहते हैं हम इंटरनल इमरजेंसी. ठीक है. आर्म रेबिलियन विद इन आर कंट्री ओनली. ठीक है. तो 2 ग्राउंड्स हमने देखे, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन. पहला ये ग्राउंड हो गया, दूसरा हो गया आर्म रेबिलियन. ये हो गया एक्सटर्नल इमरजेंसी, ये हो गया इंटरनल इमरजेंसी. ऑल राइट. नाउ जो इमरजेंसी, जैसे मैंने आपको बताया, नाम से ये नहीं है मतलब कि पूरी इंडिया में ही लगा सकते हो आप. इमरजेंसी हम एक पार्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं. इनिशियली ऐसा नहीं था. इनिशियली पूरी कंट्री में ही, एंटायर कंट्री पे ही नेशनल इमरजेंसी एप्लीकेबल होती थी. बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये करा गया कि किसी पार्ट पे भी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं. ठीक है. जैसे नॉर्थ ईस्टर्न का मैंने एग्जाम्पल लिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ हो जाता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कोई अटैक्स वगैरह हो जाते हैं, माओइस्ट अटैक या टेररिस्ट अटैक, बॉर्डर से कुछ होता है थ्रेट, तो सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी इंडिया के नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है. देन कमिंग ऑन टू अनदर थिंग, दैट इज़ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू दी इमरजेंसी. इस एक्ट के थ्रू बहुत सारे इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस में चेंजेस किए गए थे, तो इसलिए ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो इसने सब्सटीट्यूट किया था वर्ड आर्म रेबिलियन
फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो मतलब क्या होता था कि पहले हम यूज़ करते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड सिंपली, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनली मेंशन था, बट इस एक्ट के थ्रू ये सब्स्टिट्यूट किया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म रेबिलियन वर्ड यूज़ किया गया कि मतलब जब हथियारों से खतरा हो, आम लोगों ने हथियार उठा लिए हों विद इन द कंट्री, तभी ये लगाई जाए। ठीक है, तो दिस इज़ दिस सिचुएशन। ठीक है, जो ये चेंजेस लाए गए। नाउ इसके बाद आता है कि जो नेशनल इमरजेंसी है ये प्रोक्लेम तभी की जा सकती है जब रिटन रिकमेंडेशन मिले फ्रॉम द कैबिनेट, नॉट द प्राइम मिनिस्टर अलोन। देखो हमें पता है कि प्रेसिडेंट जो है हमारे वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वो हर काम जो है रियल एग्जीक्यूटिव दैट इज़ पीएम और उनकी कैबिनेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इशारे पे करते हैं। ठीक है, वॉट एवर दे से दे डू दैट, मतलब डिस्क्रिशन पे काम नहीं करता प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे भी प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन नहीं होती है, प्रेसिडेंट अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। देन ही नीड अ रिटन रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, किसकी? कैबिनेट की, खाली पीएम की नहीं। ये भी चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, ये ओरिजिनली ऐसा नहीं था प्रोविज़न, ये भी बाद में ऐड किया गया था। ओके, तो पीएम की भी, अगर पीएम भी कहते हैं प्रेसिडेंट को कि आप प्लीज़ नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कीजिए, थ्रेट है, तो ऐसा उस पर नहीं प्रोक्लेम किया जा सकता। ओनली जब रिटन रिकमेंडेशन आएगी कैबिनेट से, देन ओनली नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम बाय हुम, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन कम्स दी मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस 1980 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने बोला था प्रोक्लेमेशन जो है नेशनल इमरजेंसी का वो चैलेंज किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलिफाइड, या डिक्लेरेशन सिर्फ इररेलेवेंट फैक्ट्स पे बेस्ड था। ठीक है, तो इस केस में ये बोला गया कि प्रोक्लेमेशन जो है नेशनल इमरजेंसी का ये चैलेंज किया जा सकता है कि अगर सपोज जो डिक्लेरेशन है वो बिना मतलब इररेलेवेंट फैक्ट्स पे या छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना के दिखाया गया और उस नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवा ली गई, इस बेसिस पे दिस कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट जजमेंट के लिए ये ओपन कर दी गई चीज़। देन कम्स दी प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन दी 1 month फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ इट्स इशू। तो ये कहा गया कि जो प्रोक्लेमेशन है नेशनल इमरजेंसी की, ये दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट 1 महीने के अंदर अप्रूव होने चाहिए फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ इट्स इशू। अब क्या था कि ओरिजिनली दैट ये जो टाइम पीरियड था ये 2 महीने का था कि मतलब जो प्रोक्लेमेशन हुआ नेशनल इमरजेंसी का वो दोनों हाउसेस 2 महीने के अंदर अप्रूव करें, बट उस टाइम पीरियड को घटाकर क्या कर दिया गया, 1 ईयर कर दिया गया। फिर ये एक और प्रोविज़न है कि इट कंटिन्यूज फॉर 6 months ऑन अप्रूवल एंड इट कैन बी एक्सपेंडेड टू एन इंडेफिनेट पीरियड विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 months। तो क्या होता है जब एक बार अप्रूव कर दिया दोनों हाउसेस ने, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, तो ये 6 महीने तक कंटिन्यू करेगा ये ऐसे। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी अगर इसका रेवोकेशन ना हो, ठीक है, या ऐसे वापस से इसको प्रेसिडेंट रेवोकेट ना कर दें इस रेजोल्यूशन को, तो ये कंटिन्यू रहेगा। ये जो प्रोविजंस है नेशनल इमरजेंसी के वो 6 महीने तक रहेंगे। फिर उसको इंडेफिनिट पीरियड तक आप बढ़ा सकते हो, हर 6 महीने के लिए आप बढ़ा सकते हो। प्रेसिडेंट कौन बढ़ा सकता है इसको? पार्लियामेंट के अप्रूवल से बढ़ सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट में प्लेज अ रोल हियर कि इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर एवरी 6 months, पर हर 6 महीने में इसको यू हैव टू एक्सटेंड। ठीक है, फिर जो ये आपका जो प्रोक्लेमेशन के लिए या अप्रूवल के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए होती है वो होती है स्पेशल मेजॉरिटी। देखो अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम करते हैं, फिर उसको जो है अप्रूवल, उस इमरजेंसी का अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। तो अप्रूव कौन करता है इस चीज़ को? अप्रूव करता है दोनों हाउसेस। दोनों हाउसेस के अप्रूवल के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए होती है वो होती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोक्लेमेशन के अप्रूवल के लिए भी और कंटिन्यूएंस के लिए भी, कि मतलब ये कंटिन्यू होती रहेगी हर 6 महीने, ठीक है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए। तो दोनों चीज़ों के लिए, प्रोक्लेमेशन के लिए भी और कंटिन्यूएंस के लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, बट एक चीज़ है कि अगर ये प्रोक्लेमेशन को रेवोकेट करना है, मतलब ख़त्म करना है नेशनल इमरजेंसी, तो ये जो रेवोकेशन है इसका, ये सिर्फ लोकसभा कर सकती है। और लोकसभा अगर रेजोल्यूशन पास करती है या प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे रेवोकेट कर सकते हैं, ही इज़ फ्री टू डू दैट, कि ये वापस ले सकते हैं इस प्रोक्लेमेशन को। तो यहाँ पे जो बात समझने वाली हैं, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो जो उसका प्रोक्लेमेशन है और जो उसका कंटिन्यूएंस है वो स्पेशल मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड इन बोथ द हाउस।
और अगर उसका रेवोकेट करना है तो लोकसभा का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और वो रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। जो कंटिन्यूएंस के लिए या अप्रूवल के लिए दोनों हाउसेस की अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड, बट रेवोकेशन सिर्फ लोकसभा कर सकती है। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ वी विल सी कि क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं नेशनल इमरजेंसी के। अच्छा, एक और बात यहाँ पे यहीं क्लियर कर देती हूँ मैं कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसके लिए जो अप्रूवल और कंटिन्यूएंस के लिए जो चाहिए होती है वो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। रिमेंबर कि अगर यहाँ पे ही हम डिफरेंस देख लेते हैं कि देखो नेशनल इमरजेंसी में तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है अप्रूवल के लिए और कंटिन्यूएंस के लिए। ठीक है, बट जो प्रेसिडेंट रूल के केस में आप देखोगे आगे कि सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है अप्रूवल और कंटिन्यूएंस के लिए। और सेम इज़ द केस फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी, वहाँ पे भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए अप्रूवल के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा अब नेशनल इमरजेंसी लगा दी, नेशनल इमरजेंसी का इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्या मतलब है नेशनल इमरजेंसी लगाने का, क्या मतलब होता है। तो देखो, नेशनल इमरजेंसी जब प्रोक्लेम की जाती है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे कि सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। लोकसभा की लाइफ, स्टेट असेंबलीज़ की लाइफ, उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। और तीसरा, लोगों की फंडामेंटल राइट्स पे, सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हमें देखना है कि नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में 3 हम लेवल्स पे देखेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। ठीक है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पे क्या फ़र्क पड़ता है। एग्जीक्यूटिव इज़ द वन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो लॉ इम्प्लीमेंट कर रही है बेसिकली। ठीक है, पॉलिसीज़, लॉज, एक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन का काम है एग्जीक्यूटिव का, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। तो एग्जीक्यूटिव पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो सेंटर जो है, जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है तो सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। ठीक है, तो सेंटर जो है उसके पास एक पावर आ जाती है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को किसी भी मैटर पे। स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती है सेंटर के, बट सस्पेंड नहीं होती। ये बात याद रखनी है कि स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती, वो कंटिन्यू करती है ऐसे ही, बट वो कंट्रोल में किसके आ जाती है, सेंटर के। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देगी वो करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। एक तो ये हो जाता है। दूसरा, लेजिस्लेचर पे क्या इफेक्ट पहुंचता है ये देखते हैं। पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर इन द स्टेट लिस्ट। तो इसमें क्या हो जाता है, देखो जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर ली जाती है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो जो स्टेट लिस्ट में भी जो मैटर्स हैं उन पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड दी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों मैटर्स, मतलब दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकते हैं। ये हम बाद में देखेंगे, ये चीज़ें आगे मतलब नेक्स्ट किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ये। बट जो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बताते, तो जो स्टेट लिस्ट है उस पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है टू मेक द लॉज एंड एक्ट्स एंड जो उस पर मतलब मैटर पे लॉज बनाने का। बट जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो पार्लियामेंट बिकम एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर, दैट इज रिमेंबर किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे जो स्टेट लिस्ट में मैंशनड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस केस में क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हर मैटर पे लॉ बनाने का एक पावर आ गई है। तो लॉज जो हैं वो आपके, ऑल्दो जो ये लॉज बनाए जाते हैं जो स्टेट लिस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे लॉ बनाती है तो ये इनऑपरेटिव हो जाते हैं 6 महीने के बाद जब इमरजेंसी रेवोकेट की गई है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल, उस पर क्या असर पड़ता है। तो प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। कौन कर सकता है मॉडिफाई, प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है। मतलब सपोज सेंटर को स्टेट्स को शेयर देना है, ठीक है, तो वो कम किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है। तो ये फ़र्क पड़ता है फाइनेंशियल सेक्टर पे, मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे। और या प्रेसिडेंट मॉडिफाई इस तरीके से कैंसिल भी कर सकते हैं कि स्टेट जो है सेंटर जो है स्टेट्स को कोई भी फंड नहीं देगा, कैंसिल भी किया जा सकता है, रिड्यूस भी किया जा सकता है। और ये कब तक कंटिन्यू रहता है ये चीज़, इट कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये चीज़ चलती है, एक बार अगर कर ली गई तो। सपोज रिड्यूस कर दिए गए फंड्स तो वो उस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए कंटिन्यू रहेगा। अब दूसरे एस्पेक्ट पे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का, तो वो है लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। लाइफ ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो लोकसभा
की जो लाइफ है वो एक्सटेंड की जा सकती है। नॉर्मल टर्म लोकसभा का होता है 5 साल, ठीक है। अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई है तो इसकी जो लाइफ है वो एक्सटेंड कर दी जा सकती है, मतलब 5 साल से जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो बढ़ जाता है, ठीक है। एक लॉ लाएंगे पार्लियामेंट के, एक लॉ से, सिंपल लॉ से 1 ईयर के लिए ये जो ड्यूरेशन है हाउस का वो बढ़ाया जा सकता है। और ये एक्सटेंशन डिसकंटिन्यू हो जाता है जब 6 महीने के बाद, जब नेशनल इमरजेंसी रेवोकेट कर दी गई हो, मतलब ख़त्म कर दी गई हो, ठीक है। सेम इज़ द केस फॉर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए भी यही केस है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी फंडामेंटल राइट्स। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन से फंडामेंटल राइट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी। तो 2 आर्टिकल्स इससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 358 एंड 359। दोनों आर्टिकल्स का डिफरेंस समझना है, दोनों आर्टिकल्स को अच्छे से देखना है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 358 ये कहता है जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी तो देयर विल बी अ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ओनली। तो जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी, आर्टिकल 358 देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम 359, ठीक है। तो ये कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358, तो जो आर्टिकल 19 के अंडर जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, 6 राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन एंड मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, सेटल विद इन द कंट्री, तो ये जो राइट्स हैं ये सस्पेंड होंगी खाली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358। ये राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगी जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। ये सारी राइट्स जो अंडर आर्टिकल 19 है, हमारी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, और ये ऑपरेट करेगा ओनली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी हमने देखा था जब वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन हो, उसके टर्म्स में जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है तभी ये होगा। अगर इंटरनल इमरजेंसी है तो ऐसा नहीं होगा कि अंडर आर्टिकल 19 जो हमारी राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगी। दूसरा, ये जो है एंटायर कंट्री पे लागू होगा, पूरी कंट्री की जो है आर्टिकल 19 के अंडर जो उनकी राइट्स थी सिटीजन्स की वो खत्म। Also, it suspends the fundamental right under Article 19 for the entire duration of the emergency। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई तो ये राइट गई। और कब होगा, सिर्फ जब एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी, ठीक है। एक्सटर्नल इमरजेंसी इज़ द बेस। अब हम देखते हैं आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 ये कहता है कि सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 एंड 21, मतलब 20, आर्टिकल 20 और 21 के जो अंडर फंडामेंटल राइट्स हैं, इन 2 राइट्स को छोड़ के सारी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकती हैं अंडर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359। ये एम्पावर करता है कि प्रेसिडेंट, हाँ यहाँ पे देखो फ़र्क ये समझना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सस्पेंड होती है एज सून एज द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं होती है। यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट सस्पेंड करते हैं कुछ एनफोर्समेंट ऑफ सम फंडामेंटल राइट। प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि चलो आर्टिकल जो 15 के अंडर जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड करते हैं इस ड्यूरेशन के लिए, या प्रेसिडेंट स्पेसिफिकली कह सकते हैं 16 के अंडर जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंडेड है, बट 20 और 21 को प्रेसिडेंट भी सस्पेंड नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी के केसेस में ऐसा हो सकता है। कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ओनली, एंड दिस एक्सटेंड्स टू द एंटायर कंट्री या पार्ट ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि देखो ये वाला हमने देखा था कि आर्टिकल 19 के अंडर जो राइट्स हैं वो तो सस्पेंड पूरी कंट्री के लिए हो जाएंगी, एंटायर कंट्री, बट यहाँ पे ये है प्रोविजन कि प्रेसिडेंट पूरी कंट्री के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर राइट को, या किसी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए भी। एंड इट ऑल्सो सस्पेंड्स द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। तो ऐसा नहीं है कि पूरी इमरजेंसी जब तक है जब तक सस्पेंडेड रहेगी। प्रेसिडेंट कह सकते हैं 2 महीने तक ये सस्पेंडेड रहेंगी, तो प्रेसिडेंट एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर सकते हैं इस केस में। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 जो है मेन प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, बट आर्टिकल 355 क्या कहता है, इट इम्पोजेज ड्यूटी ऑन दी सेंटर टू इंश्योर कि जो गवर्नमेंट है स्टेट की वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है या नहीं, ठीक है। तो ये ड्यूटी देखो आर्टिकल 355 किस पे ड्यूटी डालता है, सेंटर पे, ये इंश्योर करना कि जो गवर्नमेंट है स्टेट्स में वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से ही काम कर रही हैं या नहीं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट रूल कब इम्पोज किया जा सकता है, 2 ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम किया जा सकता है, इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोक्लेमेशन है वो 2 ग्राउंड्स पे हो सकता है। 2 आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड। एक तो है आर्टिकल 356 जो कि कहता है इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इशू अ प्रोक्लेमेशन
if he is satisfied, ठीक है, that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried in accordance with the provision of the constitution. This symbol is for constitution, ठीक है. तो आर्टिकल 356 में ये मैंशनड है कि प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेमेशन स्टेट इमरजेंसी की या प्रेसिडेंट रूल की इशू कर सकते हैं अगर उन्हें ये लगता है कि सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे स्टेट जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है. ये हो गया पहला ग्राउंड. दूसरा ग्राउंड देखना है, दैट इज अंडर आर्टिकल 365. ये कहता है कि वेन एवर स्टेट फेल्स टू कंप्लाई. यहाँ तो देखो सिचुएशन अभी प्रेसिडेंट को लगता है ऐसा, ठीक है, इफ़ ही इज सेटिस्फाइड, प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड. यहाँ पे ये है जब स्टेट फेल हो गई है कंप्लाई करने के लिए और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, तो ये लॉफुल होगा प्रेसिडेंट के लिए टू होल्ड अ सिचुएशन हैज अराइजन दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि जब स्टेट फेल हो चुकी है, कोई भी डायरेक्शन दी सेंटर ने स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब प्रोविजंस के विद इन, ठीक है, सेंटर के पास कोई पावर है जहाँ पे वो स्टेट को कोई डायरेक्शन दे सकते हो, स्टेट ने वो बात नहीं मानी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से वर्क नहीं किया, तो इट विल बी लॉफुल फॉर प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है. तो ये दो ग्राउंड्स हो गए, ये आप अच्छे से याद कर लो. इसके बाद इट मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. अभी हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी के लिए ओरिजिनली 2 month ही थे, बट रिड्यूस करके उसको 1 month का पीरियड कर दिया गया था अप्रूवल का. बट इस केस में क्या है, 2 महीने के अंदर जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, दे हैव टू अप्रूव दी प्रेसिडेंट रूल या प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ठीक है, जब ये प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है. तो जब ये अप्रूव कर दिया दोनों हाउसेज ने, अप्रूवल के लिए मैंने बताया था कि सिंपल मेजॉरिटी की ही ज़रूरत होती है, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी की. नेशनल इमरजेंसी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है. ऐसे याद रख लो कि स्टेट इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी से छोटी चीज़ है, तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है अप्रूवल के लिए और कंटिन्यूंस के लिए. तो अप्रूव होने के बाद ये भी 6 महीने कंटिन्यू रहेगी और एक्सटेंड हो जाएगी. मैक्सिमम पीरियड है यहाँ पे 3 साल का. अब यहाँ पे डिफरेंस समझना है, नेशनल इमरजेंसी इनडेफिनिट पीरियड तक के लिए कंटिन्यू की जा सकती है, प्रोवाइडेड उसको हर बार स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पार्लियामेंट में एक्सटेंड किया जाए. बट यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल तक के लिए ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपको पीरियोडिक अप्रूवल की ज़रूरत है हर 6 महीने में, और उस अप्रूवल के लिए भी आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए. सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो इट मे बी रिवोक्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट ओनली. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही इसको रिवोक कर सकते हैं, ना कि लोकसभा, एज इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी. तो यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट ही इसको किसी भी टाइम रिवोक कर सकता है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब ये इम्पोज की जाती है, प्रेसिडेंट डिसमिस कर देते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और जो आपके सीएम है चीफ मिनिस्टर को, एंड स्टेट गवर्नर जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कैरी करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. तो गवर्नर बिकम्स द हेड ऑफ द स्टेट इन दैट केस, जो रियल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है. तो इन लोगों को डिसमिस कर दिया जाता है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस करके स्टेट गवर्नर बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट जो है स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं. प्रेसिडेंट ईदर सस्पेंड भी कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को. तो प्रेसिडेंट के पास ये दोनों चॉइसेस हैं. नेशनल इमरजेंसी में हमने देखा था कि कंप्लीट कंट्रोल में तो आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट, बट डिसॉल्व नहीं होती. बट प्रेसिडेंट रूल में इट कैन बी सस्पेंडेड, इट कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट. दूसरा आता है बोमई केस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 1994 में इसने बोला था कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. तो ये बोला गया था कि बेशक इसको प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल को, बट ये भी जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट में है. तो ये बोमई केस में बोला गया था. फिर आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी. फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 में इसके बारे में प्रोविजंस हैं. तो इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी. प्रेसिडेंट के पास प्रोक्लेमेशन का पावर है इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इज टेरिटरी इज थ्रेटेंड. ठीक है, इस फाइनेंशियल इमरजेंसी पे बेस मेंस में भी क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इमरजेंसी चैप्टर पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और मेंस में भी बनते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर तो अच्छे से आपको आना चाहिए. तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किसके पास पावर है प्रोक्लेम करने की? प्रेसिडेंट के पास, अगर वो सेटिस्फाइड है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन.
सिंपल बेसिस पे। इसके अप्रूवल के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है और इसके कंटिन्यूएंस का ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, ये कंटिन्यू इनडेफिनेटली कंटिन्यू होती है टिल इट इज़ रिवोक्ड। और अप्रूवल कितने महीने के विद इन होना जाना चाहिए, 2 महीने के अंदर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ टू अप्रूव दी फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड सिंपल मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी के केस में। और ये इंडेफिनेटली कंटिन्यू करती है और इसके कंटिन्यूएंस का भी कोई प्रोविज़न नहीं है, मतलब कि बार बार उसको दोबारा एक्सटेंड करने के लिए अप्रूवल की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नो रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ नीडेड इन दिस केस। एक और चीज़ है कि ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये भी रिवोक कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। और सेंटर जो है उसके पास पूरा कंट्रोल आ जाता है स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल मैटर्स में। अब इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस का। तो इमरजेंसी प्रोविजंस का क्रिटिसिज्म ये है कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे डिक्टेटर बन सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ सच अ बिग पावर। प्रेसिडेंट रूल में तो आप देखो कि बिल्कुल वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट कैन बिकम अ डिक्टेटर हियर। दूसरी चीज़ है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट की नलीफाई हो सकती है इन द केस ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फेडरल कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्ट्रॉय हो रहा है और यूनियन जो है पावरफुल बन रहा है इमरजेंसी के प्रोविजंस के थ्रू। तो हमने देखा ना, हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल जमा सकती है। इवन ऐसे भी प्रोविजंस है कि जहाँ पे स्टेट मैटर्स हैं उन पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बना सकती है, उनको डिसमिस भी किया जा सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फेडरल प्रोविजंस हैं वो कहीं ना कहीं वीकन हो रहे हैं इसके थ्रू। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मीनिंगलेस हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिक फाउंडेशन जो है कंट्री का वो डिस्ट्रॉय होता है। फंडामेंटल राइट्स पे भी हमने इफेक्ट देखा था नेशनल इमरजेंसी का। सो दीज आर ऑल द क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन राइट डाउन दैट इन योर कमेंट्स सेक्शन एंड थैंक यू।